नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए 10वीं कक्षा के 8.1 का अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं 8.1 का नवा सवाल। ये नवा सवाल में क्या कहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखा जाए। नवा सवाल में बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम क्या है ABC। तो सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं ABC एक त्रिभुज। ठीक है, ABC एक त्रिभुज तो बना लिए, लेकिन इसमें कौन सा कोण समकोण होता है वो महत्वपूर्ण बात है, उसको देखा जाए। तो कोण B समकोण है इसका। तो B कौन सा है? यहाँ B आपका समकोण है। बाकी जो दो कोण हैं A और C, ये दोनों न्यून कोण है। तो चलिए एक को ऊपर लिख लेते हैं और दूसरे को इस तरह। त्रिभुज के तीनों कोण मिल गए हमको। आगे क्या कहा, फिर कहता है यदि tan A बराबर 1/√3। tan A का वैल्यू दिया गया आपको, tan A का वैल्यू तो जो दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है tan A का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है tan A का वैल्यू? तो tan A का वैल्यू दिया गया है 1/√3। 1/√3। एक बात बताइए कि जब tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो tan A का सूत्र जब तक हमको मालूम नहीं होगा तो क्या तीनों भुजाएं हम प्राप्त कर पाएंगे? तो नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि tan A का सूत्र क्या होता है। तो tan A का सूत्र पीछे बताया गया है आपको कि P/B होता है। P/B का मतलब लंब बटा आधार। तो चलिए हम लोग देखते हैं लंब बटा आधार। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंब यानी P/आधार। आधार यानी क्या चीज? B। बराबर कितना दिया गया है? 1/√3। अब आगे बढ़िए। यहाँ जो P है ना, अब सामने सामने वाला जो भुजा है या फिर जो माप है वो सामने सामने वाली भुजा के बराबर हो जाता है। तो चलते हैं। तो P बराबर हमको क्या मिल गया? 1 मिला। P बराबर 1 और B बराबर कितना मिल गया? B बराबर मिल गया √3। तो P और B ये दोनों हमको प्राप्त हो गए। तो क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला देखिएगा। यहाँ इसके आधार पे चलते हैं। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में हमको ये पता करना है कि एंगल A के लिए, एंगल A का वैल्यू दिया गया था ना, तो एंगल A के लिए P कौन सा होगा और B कौन सा होगा। तो एंगल A के लिए P आपका कौन सा है? इसके सामने वाला यानी BC। तो ध्यान दीजिए P जो है 1 है, यानी BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। आगे क्या बोला? B यानी आधार दिया हुआ है √3। तो चलिए आधार इसका देखते हैं। तो A के लिए जब लंब ये हो गया और इस समकोण के सामने वाला ये कर्ण हो गया, तो ये कौन सा होगा? ये होगा आधार। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? √3 दिया गया है ना। अब देखिए लंब हमको मिल गया, आधार मिल गया, एक ही ठो जो कर्ण बचा हुआ है AC, उसी का तो मान हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं AC का वैल्यू। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोग एक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखेंगे। यहाँ पे यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, चूंकि क्या चीज AB बराबर कितना? AB बराबर √3 तथा BC बराबर 1। अब हमको क्या चाहिए? AC चाहिए। AC का सूत्र लिखते हैं। लिखेंगे AC बराबर काहे? पाइथागोरस प्रमेय से ना। मन करे तो यहाँ लिख सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है? √ AC जो बड़ी भुजा है तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला इसके लिए लंब, मतलब दोनों में से किसी को ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो AB का स्क्वायर ले लेते हैं पहले और प्लस किसका? BC का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। तो AB स्क्वायर, AB के जगह पे कितना दिया गया? √3। तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? 3। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 जा। अब करते हैं 3 और 1 कितना हो जाएगा? √4। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा।
अब हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, AC का वैल्यू ज्ञात कर लिए। और जब AC का वैल्यू ज्ञात कर लिए तब हमसे और आगे भी प्रश्न पूछा गया है 2 ठो। अब ये दोनों सवाल क्या क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो दोनों सवाल में पहला सवाल आपका दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, साइन A इंटू कॉस A, सॉरी साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C, इसके बाद है प्लस कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ जो साइन A है ना, तो साइन का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, साइन का सूत्र जानते हैं P/H, जानते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग A के लिए, एंगल A के लिए P और H ढूंढते हैं। तो एंगल A के लिए P कौन सा होगा, BC, तो लिख लिए BC बटा H कौन सा होगा, इसके लिए EP हो गया, तो H तो दोनों के लिए एक ही होगा यानी AC होगा। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, AC लिख देंगे। इसके बाद इंटू, आगे बढ़िए, यहाँ कॉस C देख रहे हैं, C एंगल दे दिया, याद रहे यहाँ पे A था, अब यहाँ C हो गया, बदल गया, तो इसका लंब आधार भी बदल जाएगा। चलिए कॉस C, तो कॉस का वैल्यू होता क्या है, आधार बटा कर्ण यानी B/H। तो देखिए C के लिए आधार कौन होगा, C के लिए तो लंब ये वाला हो जाएगा ना, तो आधार कौन सा होगा, BC, तो BC बटा कर्ण चाहिए, तो कर्ण कौन सा, AC, दोनों के लिए तो सेम है, प्लस, आगे बढ़िए, जब cos A के बारे में बात करते हैं तो cos का सूत्र होता है क्या चीज, B/H। तो cos A के लिए B कौन सा है, A एंगल के लिए B कौन सा है, P तो ये हो गया, B आपका AB, तो यहां हम लोग लिखेंगे AB बटा कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण आपका कौन सा है, AC, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AC इंटू, अब हमको चाहिए साइन C, तो साइन का सूत्र क्या होता है, P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो हमको लंब चाहिए किसके लिए, कौन C के लिए, कौन C के लिए लंब कौन सा होगा, AB, तो यहाँ लिख लीजिए AB बटा, नीचे आइए, अब इसका क्या चाहिए, कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण क्या होगा, AC, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AC। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद क्या मिल जाएगा, BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप सबका वैल्यू आपके पास है, आप चुपचाप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ई दोनों के ऊपर जो स्क्वायर हो गया है इसको हम दोनों को एक में ले सकते हैं, मतलब BC बटा AC का स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस में AB प्लस AC का स्क्वायर दोनों का किया जा सकता है। तो चलिए BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 1, तो 1 बाई AC का वैल्यू कितना है, AC का अभी तुरंत निकला है 2, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 2, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना। आगे देखिए AB का वैल्यू √3, चलिए √3 हो गया बटा AC का वैल्यू अभी निकला है 2, तो यहाँ क्या ले लेंगे 2, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 दूनी की 4 होगा। अब आगे बढ़िए, अब दोनों के बदले जब लघुत्तम निकालेंगे तो होगा 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 एकम 1 प्लस 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 तिया 3, और दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 4/4, और जब 4/4 को काटिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न, तो इसका दूसरा प्रश्न क्या है उसको अभी देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में हमसे पूछा गया है cos A इंटू cos C का वैल्यू और माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। चलिए दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, और फिर प्लस है या माइनस, माइनस है, साइन A इंटू साइन C, यानी cos A cos C और माइनस का चिन्ह देकर के साइन A साइन C। अब ध्यान दीजिएगा, हमको cos A का वैल्यू ज्ञात करना है,
तो कॉस ए का वैल्यू थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। कॉस ए के लिए कॉस का जो आधार होगा, क्योंकि कॉस के लिए तो सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो चलिए कॉस के पास चलिए, कॉस कहाँ है, मतलब ए के पास पहुंचे। अब इसके लिए हमको आधार चाहिए, तो इसका तो लंब हो गया BC, तो आधार कौन सा होगा, AB। यहाँ पे लिख लेंगे AB बटा कर्ण होता है ना, तो कर्ण कौन सा है, AC लगा लीजिए। फिर इनटू कॉस C के लिए, मतलब एंगल C के लिए चाहिए। अब एंगल C के लिए जब हम लोग देखेंगे तो क्या चाहिए हमको, आधार बटा कर्ण होता है कॉस का, तो आधार हमको चाहिए। तो C के लिए तो लंब हो गया ना ये AB, तो आधार कौन सा होगा BC, और कर्ण वही जो इसके लिए था AC माइनस। आगे बढ़िए, यहाँ पे कितना दिया गया है साइन A, और साइन का सूत्र क्या होता है P बटा H। तो हमको P मतलब लंब कौन सा है, किसके लिए, एंगल A के लिए। एंगल A के लिए P कौन सा है BC, तो लिख दीजिए BC। अब बाटा में क्या चाहिए, कर्ण, तो कर्ण कौन सा होगा AC है ना, लिख दो AC। अब इनटू आगे बढ़िए, साइन C P बटा H चाहिए, लेकिन यानी लंब और लंब बटा आधार चाहिए, तो लंब कौन सा होगा, C के सामने वाला ना, C के सामने वाला लंब होगा, यानी AB बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा AC। इतना क्लियर हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करते चल जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। AB का वैल्यू कितना है देखिए, √3 लिख दीजिए, √3 बाई AC का वैल्यू कितना आया था 2, तो 2 लिखिए, इनटू BC का वैल्यू 1 बटा AC का वैल्यू कितना आया है 2, फिर माइनस BC का है 1 बटा AC 2, फिर इनटू मतलब गुना AB का वैल्यू कितना है √3 बटा AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 2 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गुना जब आप कीजिएगा तो √3 और 1 में, तो √3 2 दूनी 4 माइनस √3 और 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 बाई 2 दूनी की 4। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी √3/4 माइनस √3/4, दोनों जब एक जैसे होते हैं और एक में प्लस और एक में माइनस, तो ये कट करके क्या हो जाता है 0। अर्थात इस दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा कितना हो गया 0। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 10 को, जिसमें हमसे बोला गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात क्या करना है, साइन P ज्ञात करना है, कॉस P ज्ञात करना है और tan P के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो आपसे कहा गया है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है PQR। तो एक हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसका नाम है PQR। चलिए ये P है और अच्छा समकोण कौन सा है Q, तो Q समकोण है और ये R है। क्लियर हो गया, तीनों कोण हम लोग बना लिए। इसके बाद बोलता है कि इसमें PR प्लस QR यानी PR प्लस QR बराबर कितना दिया गया है, दोनों मिल करके 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है। और एक PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है। अब थोड़ा गौर कीजिए कि दो गो कोण का मान मिल करके दिया है ना, हमारा चाहिए कै गो के, एगो के। जब एगो के चाहिए तो एगो के तो x मानना पड़ेगा, तो दोनों में से किसी एक को हम x मान लेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको देख करके हम लोग चलते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है PQ बराबर कितना, PQ बराबर आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तथा कोण नहीं है PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को मिला करके 25 दिया, तो ये कितना है ये कितना है पता नहीं है, तो हम लोग मानेंगे, माना कि क्या मानने वाले हैं हम लोग, PR या QR, ये दोनों में से किसी एक को x मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग QR बराबर मान लेते हैं x, QR बराबर x। और जब आप QR बराबर x मान लेते हैं तो आपका वैल्यू, तो किसका वैल्यू
पी आर का, तो पी आर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो पी आर का जो वैल्यू होगा वो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। वो कैसे देखिएगा, क्यू आर के जगह पर क्या आप रखिएगा, एक्स रखिएगा कि नहीं, और जब पी आर को फ्री कीजिएगा तो ये चला जाएगा उधर, और जब उधर जाएगा तो एक्स वा उधर में चला जाएगा, तो 25 माइनस का हो जाएगा एक्स, तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ई क्लियर हो गया, एक का मान एक्स और दूसरे का मान 25 माइनस एक्स, और एक तो ऑटोमेटिक हमको दिया हुआ था पी क्यू का, वो कितना 5। अब हम इस त्रिभुज में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय, और जब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा तो इसमें से हमको तीनों कोण मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे देखिएगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है पी आर, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो सबका वैल्यू पुट कीजिएगा तो पी आर का वैल्यू कितना दिया गया, देखिए पी आर का वैल्यू है 25 माइनस एक्स, तो इसका क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान क्या है देखिए पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ था, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। इसके बाद क्यू आर कहाँ है, क्यू आर एक्स माने हुए ना, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए ना 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए उसी के आधार पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 ए के स्थान पर 25 और बी के स्थान पर x, और प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या आएगा, बराबर में 25 और प्लस में एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब यहाँ जो 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 25 25 हम 625, तो लिख दीजिए 625 माइनस 25 दूना 50 और एक साथे रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ई जो आप एक्स स्क्वायर को इधर देख रहे हैं ना, उसको इधर ही ले आइए ताकि आसानी से कट सके, तो उधर प्लस में था एक्स स्क्वायर, एने आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, और बराबर में कितना रह गया 25 एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर कट गया कि नहीं, और जब कटा तो यहाँ बच कितना गया देखिएगा -50 एक्स बच गया, बचा। अब इधर आइए, यहाँ तो 25 न था और ये वाला 625 चल जाएगा ओने, तो एने प्लस में था तो ओने का में हो जाएगा माइनस में। अब देखिएगा यहाँ जो आपका -50 एक्स है, एक्स बराबर जब हम लिखेंगे तो ये वाला -50 एक्स के साथ गुना में था कि ना, जब एने जाएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में। अब देखिए इसको घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना होगा 25 घटा दीजिएगा एक में से, तो 600 में से 625 में से 600 घटेगा, 625 में से 25 घटेगा तो कितना बच जाएगा 600 बचेगा कि नहीं, लेकिन वो का में बचेगा माइनस में, क्या है कि चिन्हवा बढ़का के लगता है, तो बढ़का के चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। इधर भी तो -50 गुना में था तो बट्टा में आने वाला है, माइनस और माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 के पहाड़ा में कई बार में कटता है 12 5 60, तो कई बार में कट गया 12 बार में, इसीलिए x का वैल्यू हमको कितना मिल गया 12। और जैसे ही x का वैल्यू 12 मिल गया तो हमको और क्या क्या चीज मिल गया उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू जैसे ही हमको मिला तो हमको QR मिल जाएगा, लिखेंगे अब QR बराबर क्या था x ना, तो QR के कोष्टे में x लिख लीजिए और बराबर में डायरेक्ट का लिख दीजिएगा 12 सेंटीमीटर। QR तो मिल गया, अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए PR, तो चलिए PR को कोष्ट में क्या लिख लें 25 माइनस एक्स बराबर, तो 25 में से x को घटाना, तो x का वैल्यू कितना था 12, जब ये घटेगा तो घटने के बाद क्या आ जाएगा 13 ना, कहे कि 12 और 13 का होता है 25, तो यहाँ कितना आ गया 13, यह 13 सेंटीमीटर आपका किसका वैल्यू आ गया PR का। अब जब 13 सेंटीमीटर PR का वैल्यू निकल गया तो हमसे जो पूछा गया है वो निकल जाएगा कि नहीं। देखिए तीनों भुजा का मान हमको पता हो गया, क्या क्या PQ बराबर 5 दिया हुआ था, QR बराबर अभी निकाले, QR बराबर x का वैल्यू आ गया 12, तो लिख लीजिए यहाँ पे 12।
अब यहाँ पे पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, तो यहाँ पी आर का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 13। अब क्या करना है, जो पूछा गया है उसके आधार पर हम डायरेक्ट फटाफट सूत्र के आधार पर बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। अब का तो चलिए देखिए यहाँ अब हम लोग सूत्र के आधार पर आगे बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था इस प्रश्न में, साइन पी पूछा गया था। क्या पूछा गया है, साइन पी। तो चलिए यहां से हम लोग अब सवाल बनाना शुरू करते हैं। साइन पी, तो साइन पी मतलब कोण पी के लिए साइन का मान पूछ रहा है हमसे। तो साइन का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। पी बटा एच का मतलब लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है, किसके लिए, पी के लिए। तो पी के लिए लंब कौन सा होगा, क्यू आर, तो लिख लीजिए क्यू आर बटा कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण तो बड़ा वाला यानी पी आर होगा कि नहीं होगा। अब इसका वैल्यू रखिए, तो क्यू आर का वैल्यू कितना था देखिए ना, क्यू आर कहाँ है, ये ना है, तो हो जाएगा कितना 12। अब बटा क्या है पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना है 13, तो लिख लीजिए 13। एगो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा हमसे क्या पूछा गया था, कॉस पी का। चलिए लिखते हैं कॉस पी। कॉस पी का सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कौन सा होगा, किसके लिए, पी के लिए। तो पी के लिए ये तो लंब ना हो गया, तो आधार कौन होगा, पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, पी क्यू। तो चलिए पी क्यू लिख लिए। अब बटा आधार चाहिए कि कर्ण, कर्ण चाहिए, आधार तो लिखा ही गया, अब कर्ण चाहिए, तो कर्ण का है पी आर, तो लिख लीजिए ना पी आर। इसके बाद पी क्यू का वैल्यू कितना है, देखिए 5, और पी आर का वैल्यू कितना है 13, यो लिखा गया, ये भी आंसर आ गया। अब क्या पूछा है, tan p का मान पूछा है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, tan p का वैल्यू। जब tan p का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, देखिए tan का सूत्र होता है p बटा b, यानी लंब बटा आधार। तो p के लिए लंब कौन सा होगा, p के लिए लंब होगा आपका क्यू आर, तो लिख लेंगे क्यू आर बटा आधार कौन सा होगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा, देखिए p के सामने वाला लंब हो गया। अब जो बच गया वही ना आधार है, ये तो करने है, तो आधार कौन सा होगा 5 यानी पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पी क्यू बराबर। अब क्यू आर का वैल्यू देखिए, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू 5, तो यहाँ लिख लीजिए 5। यही तीनों के तीनों आपका ओरिजिनल आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अवश्य समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर सवाल में हमसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। मतलब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो सही हैं या गलत हैं, ये हमसे पूछा गया है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कारण बताना भी है कि आखिर काहे सत्य है और काहे असत्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। इस प्रश्न को देखने से पहले हम आपके बोर्ड पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना चुके हैं, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका शॉर्टकट और संक्षिप्त रूप शॉर्टकट और लॉन्ग रूप दोनों लिख दिए हैं ताकि आसानी से समझा सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न में हमसे पूछा गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, पहले प्रश्न के लिए, कि tan a का मान जो है उस सदैव हमेशा 1 से कम होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। अब हम चित्र के पास चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि tan a का सूत्र क्या होता है। तो tan a का सूत्र होता है p बटा b। तो p आपका कौन सा है, देखिए तो a के लिए p कौन सा होगा, bc होगा कि नहीं, और b कौन सा होगा, ab। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ab। अब एक बात बताइए, इसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि ab बड़ा होगा या bc? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण के सामने वाले हैं। अगर यही समकोण के सामने वाला एक भी भुजा दिया हुआ रहता या फिर कहा रहता कि इसके सामने वाला, तो ये 100% बड़ा हो सकता है, होता ही है, ना होने का बात नहीं है। लेकिन ये जो AB और BC है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि कौन बड़ा है। क्यों, क्योंकि कोण के आधार पर कभी लंब ये हो जाता है तो आधार ये हो जाता है, और इसका मान तो लंब और आधार चेंज हो सकता है। इसमें फिक्स अगर कोई है कि बड़ा कौन होता है तो वो बड़ा होता है कर्ण, और कर्ण का इसमें कोई रिलेशन नहीं
दिया गया है किसके साथ, tan a के साथ। तो जब tan a का वैल्यू BC बटा AB दिया गया है तो BC और AB निश्चित नहीं है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। इसीलिए अगर ये प्रश्न में कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो वो गलत कह रहा है, कभी बड़ा भी हो सकता है। तो पहला जो प्रश्न है क्या कि tan a का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता है, तो वो गलत है। मतलब पहले प्रश्न का उत्तर असत्य हो गया आपका। असत्य का मतलब गलत, वो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। और क्यों गलत कह रहा है, क्योंकि कर्ण के अलावा जो जो भुजाएं होती हैं वो दोनों में से कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 2 को। तो प्रश्न 2 में हमसे बोला गया है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A का मान जो होता है वो 12/5 हो सकता है क्या। देखिए कंफ्यूज कर दिया, 12/5 का दिया। 12/5 का मतलब आप समझ अगर गए तो आराम से बना लीजिएगा। 12 का मतलब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, मतलब ऊपर वाला भुजा बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला भुजा छोटा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बोला गया है किसके लिए, सेक A के लिए। तो सेक A का सूत्र क्या होता है पहले वो जानिए। अगर हम सेक A के बारे में बात करते हैं तो सेक A का सूत्र क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या होता है, B/H। तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, H/B, सॉरी H/B। और ये जो H/B है तो H का वैल्यू क्या है, यहाँ पे AC है कि नहीं, AC। और बटा में B का मान क्या हो जाएगा, किसके लिए, A के लिए ना। A के लिए अगर पूछ रहा है तो A के लिए ये वाला तो क्या हो गया लंब, ये आधार हो गया AB। एक बात आप बताइए कि BC जो है वो सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं, और ये हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो चाहे थीटा का मान कोई भी हो उससे लेना देना नहीं है। जब भी फर्स्ट में ऊपर लिखाएगा तो बड़ा वाला भुजा लिखाएगा और नीचे छोटा। तो जब भी बड़ा ऊपर हो अंश में और हर में छोटा हो तो उसका मान हमेशा बड़ा ही होता है, यानी 12/5 के रूप में हो सकता है। 12/5 ये बता रहा है कि अंश के रूप में बड़ा होगा और हर के रूप में छोटा होगा। तो हाँ देखिए कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा अगर कर्ण है तो ऊपर रहेगा बड़का और नीचे रहेगा छोटका, सिंपल है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दूसरा जो सवाल है वो सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सत्य। कारण के रूप में आप क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि सेक A का मान जो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है, और कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए 12 बड़ा है और जो अन्य भुजाएं यानी आधार जो है वो छोटा होता है, तो नीचे छोटा 5 दिया हुआ है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये सही दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। अब प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या बोला गया है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें बोला है कि कॉस A कोण A के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। एक बात बताइए, कॉस A जो संक्षिप्त रूप है वो किसका है। चलिए इधर बात करते हैं। यहाँ देखिए आपका कॉस है कि नहीं। तो कॉस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ना, छोटा रूप, और यहाँ कह रहा है कोस्केंट का। तो कोस्केंट किसका संक्षिप्त रूप, सॉरी कोस्केंट का संक्षिप्त रूप कौन है, कोसेक। अगर वहां पे कोसेक दिया हुआ रहता तो सही होता, लेकिन कोसेक के स्थान पर क्या दे दिए, कॉस दे दिया, इसीलिए कॉस जो है वो गलत है। क्यों गलत है, आपसे अगर कोई पूछ दे, ये इसका आंसर तो हो जाएगा असत्य, लेकिन कोई पूछेगा कि असत्य क्यों हो गया तो आपको बताना होगा कि कॉस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, न कि कॉस्केंट का। कॉस्केंट का संक्षिप्त रूप कौन है, कोसेक। तो वहां पे गलत बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 4 में। अब प्रश्न 4 में हमसे क्या बोला गया है, कॉट और A का गुणनफल होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। कैसे, आप एक बात बताइए, अगर कॉट A में कॉट जो है ना वो अनुपात को दर्शाता है और A जो है वो कोण को दर्शाता है, तो दोनों के रूप में गुना होगा कैसे। भुजा में और कोण में कभी गुना हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए ये असत्य है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, असत्य। इसके बाद सवाल नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा। अभी जैसे ऊपर में हम लोग बात किए थे वैसे ही नीचे दिखाया गया। अब साइन थीटा के बारे में हम लोग समझते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। तो P आप देखिए, P कौन सा होगा, P कौन सा होगा, P
सॉरी किसके लिए, थीटा के लिए, कोई भी मान, तो हम लोग पी ऐसे समझते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। और एच जो है वो बड़ी भुजा होती है कि छोटी भुजा, बड़ी भुजा, और ऊपर क्या है पी, तो छोटा भुजा होता है कि नहीं एच से। तो देखिए क्या ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा दिया हुआ है, तो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा यहाँ है, तो वहां भी सवाल में भी तो होना चाहिए। तो सवाल में क्या बोला है 4/3, मतलब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा दे दिया। और यहाँ सूत्र के आधार पर हम देख रहे हैं कि ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होना चाहिए, तो गलत है कि नहीं है, गलत है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य। अगर कोई पूछे कि काहे असत्य हो गया, तो हम ये बता सकते हैं कि जो साइन थीटा का मान होता है या सूत्र होता है उसमें कर्ण जो है वो नीचे है, यानी बड़ी भुजा का मान नीचे है और छोटी भुजा का मान ऊपर है। तो बड़ा जो भुजा होगा उसका मान नीचे होना चाहिए और छोटा का ऊपर, लेकिन जस्ट वहां सवाल में उल्टा दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तब अगले वीडियो तक आप इंतजार कीजिए, आपको एक्सरसाइज 8.2 का वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।